लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो सारी बातें ठीक हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी बने होंगे, लेकिन अगर उनका सर्वे हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? यस यस, अब मैं मुख्य बिंदु पे आता हूँ। सर्वे का आधार क्या है? सर्वे का आधार है एक एप्रीहेंशन क्रिएट करना, जिससे जो मंशा शासन की दिख रही है वो मंशा, कौन सी मंशा? यस, मंशा ये है कि क्या सर्वे के बाद सारे इंस्टीट्यूट जो मदरसे के हैं उनको डिमोलिश किया जाएगा? क्या वहां के टीचर्स को जो है भगाया जाएगा? ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो फिर थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सोच लिया। अगर नो, मैंने नहीं सोचा। नहीं तो कैसे, किस आधार पर आपको ये मंशा लग रही है? ये आपको कैसे पता? यस, अब इसका आधार सुनिए। इसका आधार है कि उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा वेद पाठशालाएं हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, अनऑथराइज्ड है। जो उत्तर प्रदेश की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, पूरे देश की नहीं। 100 से ज्यादा वेद पाठशालाएं हैं जो इस देश में धर्म के नाम पर आडंबर और पाखंड पढ़ाने का काम करते हैं। और इस देश में सबसे बड़ी अनरिकॉग्नाइज्ड, अनऑथराइज्ड अगर कोई संस्था है वो है आरएसएस, जिसकी ऑफशूट विंग्स उस देश में हिंसा फैलाने का काम करती हैं, इस देश में हेट स्पीचेस का काम करती हैं। इनके ऊपर सबसे पहले सर्वे का काम होना चाहिए। नहीं, देखिए, ये आप दूसरी तरफ ले गए। आपने ये नहीं बताया कि आपकी मंशा के आधार क्या है। ये तो आपने दूसरी चीजों पे आरोप लगा दिया कि वेधशालाएं हैं और आरएसएस सबसे खराब संस्था है, वो बात अलग हो गई, उस पर तो अभी हम बहस नहीं कर रहे। लेकिन आपकी जो मंशा है, इसका आधार आपने बताया ही नहीं। ऐसे कैसे तोड़ दिया जाएगा? ये मेरी मंशा नहीं, शासन अपनी मंशा। पर ये मंशा का कोई आधार तो हो। नहीं, अम्बेडकर साहब, चलिए मैं जाता हूं। शिवम त्यागी हाथ उठा रहे थे। शिवम त्यागी, क्या सिर्फ एक मंशा मन में बना लेने से कि अगर ये सर्वे हो रहा है और इसका आधार ये है कि ये तोड़ दिए जाएंगे, ये नष्ट कर दिए जाएंगे, और उन्होंने आखिरी में वो क्या आरएसएस की बात की मेरे समझ में नहीं आई, दूसरी तरफ चली गई शायद, लेकिन क्या इस तरह की शंका का कोई आधार हो सकता है? सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि एक बड़ा हास्यास्पद स्टेटमेंट दिया पवन राव अंबेडकर जी ने, और ये स्टेटमेंट दिया गया मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली के लिए कि आप शायद इस्लाम नहीं समझते। वाह वाह मेरे देश, मतलब पवन अंबेडकर इस्लाम समझते हैं क्योंकि वो AIMIM से हैं, और जो सदस्य हैं मदरसा बोर्ड के वो इस्लाम नहीं समझते। गजब हिपोक्रेसी है भाई। बहरहाल ठीक है, चलिए आपकी मजबूरी हो सकती है। दूसरी बात ये, आर्टिकल 30 का ढोल इस देश में लगातार कल से असदुद्दीन ओवैसी जी लगातार बजा रहे हैं। आर्टिकल 30 के तहत हमें ये स्वतंत्रता है, ये मान लिया, लेकिन आप इस देश को जो नहीं बता रहे हैं वो ये कि प्लीज हाँ बोलने दीजिए, अभी सबका नंबर आएगा। ऑब्जेक्ट टू एवरीथिंग, बट अभी पवन जी रुकिए, आपसे तो 1 to 1 में 3-4 सवाल हो गए। मैं उनको गाली दे रहा हूं, मैं उनके लिए अपशब्द बोल रहा हूं। अरे पवन जी, शांति के साथ, बिल्कुल आराम से पूरी बातचीत हो रही है, क्यों बीच में टोका टाकी? जब आएगा तो वो भी वक्त आएगा आगे, अभी उनको बात तो रखने दीजिए। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। आर्टिकल 30 छोड़िए, इस देश में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर मेरे देश में कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की, इंटरनल सिक्योरिटी की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, प्रोवाइडेड राइट टू लाइफ, और एक और है आर्टिकल 20 और 21। बस वो दो एब्सोल्यूट है, बाकी कुछ एब्सोल्यूट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। मदरसे को लेकर कहा गया कि इनको रेगुलराइज किया जा रहा है, और बात की जाती है कि ठीक है भाई, इनका सर्वे कराया जाना चाहिए। जाहिर है इस देश को याद होगा कि किस तरीके से मुस्लिम छात्राओं के लिए इस देश के प्रधानमंत्री ने सब्सिडी की बात कही, तमाम उन चीजों की बात करी। इस देश ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखी होगी। एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश के मुसलमानों का हाल इस देश के दलितों से भी बुरा है। और आज जब इस देश की सरकार उनके लिए काम करने की बात करती है, जो कथित तौर पर ओवैसी के वोटर हैं या अखिलेश यादव के वोटर हैं, कथित तौर पर, या कांग्रेस के वोटर हैं, अगर उनके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए। लेकिन ये खुश नहीं है, ये डर रहे हैं, ये नर्वस हैं, ये भड़क रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर मुसलमान पढ़ लिया तो वो इनकी राजनीति में नहीं आएगा। अगर मुसलमान पढ़ लिया तो वो देश के लिए काम करेगा। अब मैं उस आधार की बात करता हूं जिस आधार को मैं लगातार कह रहा था। मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा। आप अभी कुछ दिनों पहले 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में से सैफुल्ला नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया, जो 2019 से 2020 के बीच इटावा के एक मदरसे में पढ़ा रहा था। उसका काम था कि इस देश में फिदाइन बनाए जाएं, गुजरात में जाकर जो अपने आप को बम में बांधकर बम फोड़ लेते हैं।
उसको पकड़ा नहीं जाता तो इस देश के लिए क्या होता। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जब ये असम में जब ये बेदखली ड्राइव चल रही थी तो वहां पर 3 आतंकवादी पकड़े गए। वो तीनों आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते थे और उनका भी काम यही था। इससे कुछ दिन पहले अभी गुजरात में यही काम हुआ। अभी कुछ दिनों पहले एनआईए ने इसमें उत्तर प्रदेश में देवबंद में जाकर एक मदरसे पर छापा मारा। वहां पर एक रोहिंग्या बच्चा मिला जो 6ठी क्लास में मदरसे में पढ़ रहा था जी। और उसके बाद जब उसका पता किया गया तो वो एक केस में ऑलरेडी वांछित था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस देश के बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में, उनको सिक्योरिटी का भी अधिकार है। कोई बाहर का आदमी उनको बरगलाए ना, इस बात का भी अधिकार है। बेहतर शिक्षा ले, इस बात का भी अधिकार है। उनके हाथ में कंप्यूटर हो, इस बात का भी अधिकार है। इस देश की सरकार को अधिकार है कि वो इस देश की नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करे। और अगर कोई इस तरह की घटना कर रहा है तो निकालकर बाहर फेंक दे। इसमें ओवैसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको दिक्कत इसलिए है कि ओवैसी आज के जिना है। जिना जिस तरीके से 47 से पहले देश में खुल्लम खुल्ला देश का विरोध करते थे, ये आज इसी तरीके से आतंकवाद और स्लीपर सेल्स का सपोर्ट करते हैं। ठीक है शिवम जागे, ठीक है शिवम जागे। नहीं मैं आता हूं, पवन जी आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले असादी साहब के पास जा रहा हूं। बहुत देर से कुछ बोलना भी चाह रहे हो, सवाल के साथ जा रहा हूं। देखिए असादी साहब, ठीक है एप्रीहेंशंस हो सकते हैं, सबको बहुत सारी बातें लग सकती हैं, लेकिन क्या ये आदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार से आया है? ये आदेश योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट से आया है इसलिए ये खराब है, या वाकई में इसमें आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है? गलत देखिए भट्ट साहब, हाँ जी, मेरी आवाज चली गई। जी नहीं आ रही है, बोलिए सर। मैं ये भट्ट साहब, मैं ये कहता हूँ शुभम त्यागी बड़े अच्छे ढंग से बात को घुमा फिरा कर रहे थे, इस्लाम को बदनाम कर रहे थे। इस्लाम के जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। ये माफ़ी मांगनी चाहिए शुभम त्यागी को। एक तरफ तारीफ कर रही है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की, माननीय योगी जी की, और दूसरी तरफ सवाल खड़े कर रहे हैं मदरसों पर। ये जो शिक्षक है, अगर कोई वहाँ आतंकवादी पकड़ा जाता है, अगर वो वाकईतन आतंकवादी है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई मुसलमान उसके हक में आवाज नहीं उठाएगा, उसके खिलाफ खड़ा रहेगा। दूसरी बात, अगर मुसलमान बच्चे मदरसों में तालीम पा रहे हैं, उठा तो रहे हैं ना, अभी सुनिए ना, आप भी उठा रहे हैं। अच्छा शिवम जी बोलने दीजिए असादी साहब भी तो उठा रहे हैं जी, बोलने दीजिए। हाँ सुन लेते हैं। पहले बोला नहीं हूं मैं, शुभम त्यागी बोला नहीं हूं, इसलिए मैं 4 महीने से टीवी पर गायब था कि आप जैसे प्रवक्ता आन के इस देश का वातावरण को बिगाड़ते हैं, इसकी संस्कृति को खत्म करते हैं, इसलिए मैंने आना बंद करा टीवी पर। आज मैं टीवी पर इसलिए आया हूं कि आप लोगों को जवाब दे सकूं। लेकिन बम मार रहे हैं आतंकवादी, फट रहे हैं आतंकवादी, माहौल खराब कर रहा है शिवम त्यागी, ऐसे कैसे चलेगा? कहां पढ़ रहे हैं ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा असादी साहब एक मिनट, शिवम जी असादी साहब एक मिनट असादी साहब, जो मेरा मूल प्रश्न था कि क्या ये सर्वे की बात आपको भी गलत लग रही है? छोड़ दीजिए अभी शिवम जी ने क्या कहा, आप ये बताइए मुझे। नहीं क्यों लग रही है? देखिए सर्वे की तरह हो तो कोई एतराज नहीं है। सुनिए भट्ट साहब, अगर आसाम के अंदर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, अभी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तफ्तीश नहीं हुई है, अगर उस पर मामलात में तहकीकात की जाती है, अगर वाकईतन वो उग्रवादी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आसाम में जिस तरह मदरसों को तोड़ा जा रहा है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं हजारों की तादाद में, ये कैसे मान लें हम? योगी जी और मोदी जी हमारे उत्थान की बात करते हैं, हमें बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं, हमारे जो धार्मिक बच्चे हैं उनको दुनियावी तालीम देना चाहते हैं, उनके हाथ में टेबलेट देना चाहते हैं, वो एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं। हम कैसे मान लें इन बातों को जब हमारे मदरसे सुरक्षित नहीं होंगे? हमारे मदरसों में जो है उनको बुलडोजर के द्वारा ढाया जाएगा तो हम कैसे यकीन कर लें? तो असादी साहब अगर ये बुलडोजर नहीं चला होता तो ये बात आपको सही लग रही थी? नहीं, देखिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो तरीका है 2004 से मदरसा बोर्ड का कानून है, मदरसे पढ़ाते हैं, ये खुशी है उसमें, हमें ये अधिकार दिया गया है कि आप उसके धारा में आना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, ये हमारा संविधानिक हक है। अगर हम मदरसों में एड नहीं लेते हुकूमत से, हुकूमत को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए
जितने गुरुकुल बने हुए हैं, उनको कितनी एड दी जाती है? किसी नहीं, मुसलमान ने आज तक लेकिन उस पर असदी आलोचना साहब, नहीं की, हुकूमत को ये उस भी पर जानने उंगली का तो नहीं उठाई। अधिकार है कि उसके देश में चलने वाली कोई भी संस्था, चाहे वो मदरसा हो या किसी तरह का स्कूल हो, अगर वो उससे मदद नहीं ले रही है तो वो कहां से मदद ले रही है, किस तरीके का अंदर माहौल है, कहां से पैसा आता है, बच्चों की स्थिति क्या है, ये सब तो किसी भी सरकार के लिए जानने की बात है। चाहिए ना, ये केवल सिर्फ मुसलमान के लिए क्यों होना चाहिए भट्ट साहब? नहीं, सबके लिए मैं कह रहा हूं। होनी चाहिए, ये सिखों के लिए भी होनी चाहिए, ये ईसाइयों के भी होनी चाहिए। जब जब टारगेट किया जाता है मुसलमान को, तब तब इलेक्शन की बात आती है। जब हिंदुस्तान में 3-4 प्रदेशों के इलेक्शन आ रहे हैं तो हमें खौफ दिखाया जाता है, हमें डराया जाता है। आज की तारीख में मुसलमान डरने वाला नहीं है। क्यों डरने वाला नहीं है? उसने बलिदान दिया इस मुल्क के लिए। ये मुल्क हमारा है। नहीं, देखिए, ये तो बहुत आगे की, बिल्कुल उन सारी चीजों पे कोई चीज सवाल नहीं उठा।